बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मान रहा एकेडमी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3 के बारे में। राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फंक्शन जो है वो लिखना है। डेव C++ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो बेहतरीन वीडियोज़ हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल के लिए एक फ़ंक्शन लिखना है। इससे पहले कि हम फंक्शन की तरफ जाएँ, मैं आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में बता दूं कि फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि जब तक हम जो है हमारे पास मेन लॉजिक नहीं होगी, जो हमारे काम हमने करना है वो हमें पता नहीं होगा, तो हम उसका प्रोग्राम भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए पहले हम इसको समझेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है और ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम फंक्शन की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करेंगे। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का आप जो है वो मालूम कर सकते हैं और फैक्टोरियल की जो अलामत है वो ये होती है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, मिसाल के तौर पर 5 का फैक्टोरियल मैंने मालूम करना है, तो मैं 1 से लेकर 5 तक जो है इसको ज़रब दूंगा, यानी कि तरतीब के साथ। ये अगर इनको मैं इसका जो जवाब है वो निकालूं तो ये 5 का फैक्टोरियल होगा। अब इसको आप 5 से शुरू करके 1 की तरफ आ सकते हैं या 1 से शुरू करके 5 की तरफ जा सकते हैं। रिज़ल्ट जो है वो सेम रहेगा, उसमें रिज़ल्ट में कोई कमी बेशी नहीं होगी। चाहे 1 से लेकर उस नंबर तक चले जाएं या फिर उस मैक्सिमम नंबर से लेकर 1 की तरफ आ जाएं, उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो ये है फैक्टोरियल और इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। अब ये चीज़ हमें समझ आ गई कि जो भी नंबर है वो 1 से शुरू होगा और उस नंबर तक जो है वो जाएगा। एक ये चीज़ आ गई हमारे पास। दूसरा ये चीज़ आ गई कि ये तरतीब से उस नंबर तक चलेगा, यानी 5 का है तो 1 से लेकर 5 तक तरतीब के साथ चलेगा। तो दूसरी चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि इस दरमियान हम क्या करवा रहे हैं, इस दरमियान हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मल्टीप्लाई क्या करवा रहे हैं, उन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2। अब ये जो 2 है, इस 2 को हमने 3 से ज़रब देनी है, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 6। इस 6 को हमने 4 से ज़रब देनी, हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 24। अब ये 24 जो है उसको इस 5 से ज़रब देनी, यानी कि जो पहले वाला जो हमारे पास रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट को हमने अगले नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल अगर हम ले लें, मिसाल के तौर पर आंसर है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम कहते हैं कि आंसर की जो वैल्यू पहले से पड़ी हुई है उसको हम यहाँ पर इस नंबर के साथ ज़रब दे दें। यानी कि ये जो नंबर हमारा ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 समझो ये n नंबर है और आंसर ये है कि जो इनका नंबर रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर हमारी रिज़ल्ट की वैल्यू में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, 1 को जब मैं ज़रब दूंगा 2 से तो जवाब आएगा 2। अब ये 2 जो है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इस आंसर के अंदर चला जाएगा। अब जो है 2 को फिर हम 3 से ज़रब देंगे तो 6 जवाब आएगा। अब 6 जो है हमारे पास पहले जो है, यानी कि हमारे पास पहले जो वैल्यू 2 पड़ी हुई है वो यहाँ पर आंसर के अंदर पड़ी हुई है। ये जो आंसर हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर 2 की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, इसको मज़ीद 3 से यानी कि इस नंबर से ज़रब देनी है तो वो मज़ीद वैल्यू हो जाएगी 6। अब वो 6 वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर। और अब क्या करना है हमने, नेक्स्ट टाइम जब आंसर की वैल्यू हमने लेनी है तो उसमें 6 वैल्यू पड़ी होगी, उसी को हम अगले नंबर से ज़रब दे देंगे, वो फिर इसके साथ अपडेट हो जाएगी। यानी जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस नंबर के साथ जो है ये जो हमने वेरिएबल लेना है, इस वेरिएबल के अंदर वो कीमत जो है वो अपडेट होती जाएगी और यूँ हमें फाइनल जो रिज़ल्ट है वो मिल सकता है। तो ये चीज़ जो है ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो बहुत बारीकी और तफसील के साथ ये बहुत मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने ये बताए हुए हैं। आप प्रोग्रामिंग टाइम जो है वो देख सकते हैं 4.4, उसके अंदर ये चीज़ मैंने बड़ी वजाहत से बताई है। तो यहाँ पर अब हमने फंक्शन लिखना है। अब फंक्शन जो है फैक्टोरियल जो है ये पॉजिटिव नंबर का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का हम फैक्टोरियल मालूम नहीं करते। इसके लिए शर्त ये है कि हम पॉजिटिव नंबर यूज़ करें। अब पॉजिटिव नंबर के लिए हमारे पास एक डाटा टाइप मौजूद है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी, अनसाइंड इंट। ये अनसाइंड इट जो है ये क्या करती है, ये पॉजिटिव नंबर जो है 0 से लेकर आगे पॉजिटिव नंबर जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट हम कर सकते हैं। बाकी जो होते हैं ना साइंड इंट, उसके अंदर हम नेगेटिव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन जो अनसाइंड इंट है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न टाइप जो हम ले रहे हैं वो हम यहाँ पर लेंगे अनसाइंड इंट, ये हमारी रिटर्न टाइप होगी। उसके बाद हमारा ये फंक्शन का नाम होगा और उसके अंदर हमने क्या करना है, एक अनसाइंड इंट के नाम से हमने एक वेरिएबल लेना है पैरामीटर के तौर पर। तो ये पैरामीटर के तौर पर हमने वैल्यू ले ली। अब इसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन करना है कि ये जो फैक्टोरियल का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है इसके अंदर हमने क्या लिखना है, ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक आंसर वेरिएबल हमने लिया था, उसके अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो वो रखनी है वो 1 रखनी है। इंट के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 कह देते हैं। ये 1 क्यों है, क्योंकि 0 तो हम कह नहीं सकते, 0 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारी रिज़ल्ट ही ख़राब हो जाएगा। हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 रखनी है, क्योंकि अगर हम 0 का यहाँ पर लें फैक्टोरियल, अब 0 के फैक्टोरियल के ऊपर फार लूप तो नहीं ना कैलकुलेट होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 पड़ी हुई है। तो 0 का जब भी फैक्टोरियल हम मालूम करेंगे तो वो बताएगा कि जनाब आपका रिज़ल्ट जो है वो 1 है, क्योंकि आंसर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 है। अब हमने क्या करना है, फार लूप यूज़ करना है और यहाँ पर एक आई वेरिएबल लेंगे और इसको हमने 1 से शुरू करवा कर उस नंबर तक लेकर जाना है, या फिर हमने क्या करना है उस नंबर से लेकर हमने 1 की तरफ आना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ से जो है वो 1 जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं, आई की जो वैल्यू है वो हम 1 रखेंगे। उसके बाद इसको टर्मिनेट करेंगे। इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर हमने मैक्सिमम कंडीशन बतानी है कि मैक्सिमम इस लूप को हम कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम इस लूप को हम इस नंबर तक लेकर जाना चाहते हैं। ये जो हमने पैरामीटर लिया है इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम हम इसको इस नंबर तक जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। तो हम करेंगे लेस देन आर इक्वल टू एक्स, यानी वो जो भी नंबर होगा उस तक हम इसको लेकर जाना चाहते हैं। अब फिर टर्मिनेट करवाएंगे। अब ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी 1 से ऊपर की तरफ जाना है तो हम इंक्रीमेंट करवा कर वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर ये यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पहले आती और मिनिमम बाद में आती तो फिर हमने डिक्रीमेंट करवाना था। अब हम जो है यहाँ से 1 से स्टार्ट करके मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम इंक्रीमेंट करवाते हुए इस तक पहुँचेंगे, लिहाजा हम i++ यूज़ करेंगे। ये चीज़ें मैंने पहले बहुत वजाहत से बताई हुई हैं, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जब भी आपकी ये मिनिमम वैल्यू हो और ये वाली जो कंडीशन है ये मैक्सिमम हो, तो ज़ाहिर है हमने 1 से ऊपर जाना है, यानी 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ जाना है, तो हम 1 के इसमें इजाफा करते हुए जाएंगे। इजाफा करने के लिए हम i++ यूज़ करेंगे। i++ का मतलब होता है i+1 और i- का मतलब होता है कि i-1। तो हम अब इस दरमियान हमने करना क्या है, करना हमने बस वही है जो हमने पहले मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ वही करना है। आंसर के अंदर जो आंसर की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, किसके साथ, अब हर बार जो है ये पहली बार लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर जो है इसके अंदर जो है i+ आएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी i की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। तो i की वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पर i की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हर बार जब लूप चले तो i के साथ जो है वो ज़रब दे और आंसर के साथ आंसर और i जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका जो रिज़ल्ट है वो इस आंसर के अंदर जो है वो महफूज होता रहेगा। अब आंसर हमने निकाल लिया। अब चूंकि हमने इसके अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न भी तो करवानी है इस फंक्शन को, तो रिटर्न हम क्या करवाएंगे, रिटर्न हम जो है वो यहाँ पर ये करवाएंगे कि ये जो आंसर की वैल्यू है ये हम रिटर्न करवा देंगे इस फंक्शन के अंदर। अब ये हमारा फंक्शन जो है ये मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर एक और फंक्शन भी मैंने आपको बताना है कि इसके अलावा फॉर लूप के अलावा अगर ये फंक्शन हमने लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और आप एक प्रॉब्लम के कई सलूशन जो है वो ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन जो है वो देखने की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं यहाँ पर सलूशन बता रहा हूँ ये फॉर लूप यूज़ करके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप इस फॉर लूप के अलावा और भी कोई तरीका जो है वो लगा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस मसले को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक मेन फंक्शन जो है वो बनाना है और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लेना है, यानी कि जो वेरिएबल हमने यूज़र से गेट करनी है जिसकी वैल्यू, तो वो वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल यहाँ पर हमने लिया था वही यहाँ पर लें, इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपने उधर लिए होते हैं इतने यहाँ पर आपने लेने होते हैं ताकि आप उसी के अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो ले सकें। तो अब यहाँ पर हमने एक स्क्रीन पर मैसेज दिखाना है और यहाँ पर हमने कहना है कि इंटर पॉजिटिव नंबर।
ये मैसेज स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन जो है वो यूज़ कर लेना है ताकि वो वैल्यू जो है वो हम यूज़र से गेट कर सकें। तो अब इसको स्टोर हमने करवाना है इस एन के अंदर, तो एंड के साथ एन लगा लेंगे और इसको टर्मिनेट करवा देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये नंबर हमने ले लिया, उसको स्टोर करवा लिया। अब हमने उस नंबर के ऊपर डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखाना है। ये फैक्टोरियल का जो फंक्शन है ये उसके ऊपर अप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ लिखेंगे और अब ये मैं फैक्टोरियल का रिज़ल्ट कैसे दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पर लिख लूँ द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज़ दिस, यानी कि मैं उसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ या फिर मैं ये इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि मैं वो नंबर दिखाऊँ और उस नंबर के साथ ये वाला साइन लगाऊँ और उसके बाद इक्वल का साइन लगाऊँ और उसके बाद रिज़ल्ट दिखा दूँ, यानी जो भी उसका रिज़ल्ट बनता है। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका है कि मैं लिखूँ द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज़, तो वो उस तरह से भी मैं दिखा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। ये पहले मेरा नंबर जो है वो आए, उसके बाद मैं ये साइन लगाऊंगा फैक्टोरियल का, उसके बाद मैं इक्वल साइन लगाऊंगा और इसके बाद फिर मैं %d के अंदर जो है वो रिज़ल्ट दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला %d है उसके अंदर n की वैल्यू नज़र आनी चाहिए और जो दूसरा %d है उसके अंदर हम फैक्टोरियल की जो वैल्यू है यानी फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे। अब फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करने के लिए इस फंक्शन का जो नाम है वो हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके आर्गूमेंट्स जो हैं वो हमने पास करने होते हैं। इस x के अंदर हमने कौन सा, ये x हमारा यहाँ पर पैरामीटर होगा और यहाँ पर हमने इस x की जगह पर ये n लिया हुआ है, तो इस n के अंदर इसको वैल्यू को पास कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दिखा देगा। अब चलते हैं इसको रन करते हैं, रन करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब ये जब भी कंपाइलर चलता है तो वो पहले मेन फंक्शन को कंपाइल करता है। तो मेन फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव नंबर उसे मिला है तो वो उसने स्क्रीन पर दिखा दिया। अब पॉजिटिव नंबर हमने मिसाल के तौर पर 0 में दे रहा हूँ, अब 0 में दूंगा तो क्या होगा, ये आंसर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 पड़ी हुई, यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये लूप तो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि इसने तो 1 से स्टार्ट होना था, लिहाजा ये चीज़ तो वर्क ही नहीं करेगी। आंसर की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है वही हमें रिटर्न हो जाएगी। तो ये देखना आप यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 है, इसलिए हमने ये आंसर की वैल्यू जो है वो 1 ली हुई थी। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसको कोई और नंबर जो है वो देना है, 5 देते हैं। अब 5 का रिज़ल्ट उसने दिखा दिया, 5 फैक्टोरियल फिर इक्वल उसके बाद 120, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा फंक्शन जो है वो यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर यूज़र जो है वो 0 प्रेस करता है तो हम इसके लिए कंडीशन लिखते हैं इफ़, यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं, हम रिटर्न करवाना चाहते हैं 1, यानी कि उसका फैक्टोरियल जो है वो 1 हो। अब अगर ये कंडीशन यानी कि 0 जो है वो यूज़र वैल्यू देता है तो उसको रिटर्न 1 कर दे। 1 का मतलब क्या है कि यानी 0 का फैक्टोरियल जो है वो हमने 1 दिखाना है। लेकिन अगर 0 नहीं है तो फिर हम रिटर्न क्या करवाना चाहते हैं, फिर हम रिटर्न ये करवाना चाहते हैं हमारे पास जो x है उस नंबर को हमने ज़रब देनी है फैक्टोरियल से, यानी कि ये हमारे पास जो फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या करवाना है, x-1 करवा देना है। अब ये चीज़ हम फंक्शन के अंदर तो कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम इस चीज़ को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास x यानी ये वैल्यू होगी और ये हमारे पास जो फैक्टोरियल है, जो नंबर हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के साथ हमने यहाँ पर फंक्शन के साथ वो क्या किया हुआ है, ये जो हमने अनसाइंड इंट लिया है इसमें हम क्या करवाएंगे, x-1 करवा देंगे। यानी कि क्या होगा कि वो जो नंबर है उस नंबर को ज़रब दे उसके साथ और एक माइनस भी करे। जो नंबर होगा उस नंबर को ज़रब देगा आपस में और ज़रब देकर एक माइनस करेगा, हर बार इस तरह ज़रब देगा फिर माइनस करेगा। इस तरह जो है ये हम रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं फैक्टोरियल में। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूँ। 5 का फैक्टोरियल देखते हैं, ये देखें सेम रिज़ल्ट आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल 120। और मैं अब 0 का भी लेकर दिखाता हूँ आपको। ये 0 का फैक्टोरियल क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 0 फैक्टोरियल इज़ 1। तो ये हमने डबल मेथड जो है वो यूज़ किया है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो जो है वो हमने फंक्शन यूज़ किए हैं अलग अलग। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो थोड़ी सी दिलचस्प भी लगी होगी और आपको ये समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।